हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु टू जेड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मैथ सुपर रिवीजन का पार्ट 3 करने वाले हैं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। ठीक है, संख्या में कुल वृद्धि या कमी, संख्या में कुल वृद्धि या कमी कितनी हुई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सक्सेसिव केस लग रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 30 सक्सेसिव होता है 30% की वृद्धि प्लस 30% की वृद्धि प्लस 30। ठीक है, प्लस का 30 और 30% की कमी भी हो रही है तो माइनस का 30%। ठीक है, और ये जो चिन्ह है अगर ये प्लस और माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं मालूम है आपको, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वृद्धि और कमी इनका मल्टीपल करते हैं तो 30% यहाँ है, 30% वो भी है। ठीक है, अब बटे में 100 कर देते हैं। ठीक, मैं दो तरीका आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये है सक्सेसिव वाला, तो 30 से 30 आपका कट जाएगा, माइनस 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 3 9। 9% की कमी, कितने की कमी? 9% की। 9% आपके सामने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, आइए तरीका नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि वृद्धि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। ठीक, दोनों जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है? पहले कंडीशन में कह रहा है कि इसमें 30% की वृद्धि की जाती है, यानी 3 की वृद्धि की जाती है। तो पहले कोई चीज़ 10 रहा होगा कि अब कितना हो जाएगा? 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, एक कंडीशन फर्स्ट है। दूसरा फिर क्या कर रहा है? 30% की कमी, कोई चीज़ 10 रही होगी। ठीक, अब कितना हो गया? 3 अगर उसमें से कम हो जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। ठीक, और 13 सते 91, 13 सते 91, यहाँ पे कितना? 91। ठीक, तो कोई चीज़ पहले जो है, पहले कोई चीज़ 100 थी, अब कितना हो गई? 91 है। ठीक है, कितने की कमी हो गई? कमी कितने की हो गई? 9 की कमी हो गई। ठीक है, पहले कितना था? 100, पहले 100 था। परसेंट के लिए हम कितना करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट गया तो माइनस 9% आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 135 kg मिश्र धातु ए को 72 kg मिश्र धातु बी के साथ मिलाए जाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है और मिश्र धातु बी में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:5 है, तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार क्या है? देखिए, हम आराम से बता रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग को थोड़ा तेज़ देखना है तो वीडियो को आप लोग स्पीड वीडियो का बढ़ा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं इसको। दो मिश्र धातुएं हैं, एक तो ए है, ठीक है, और एक दूसरी मिश्र धातु है बी, दूसरी बी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनका अनुपात देखिए। ए का वज़न कितना है? वज़न है 135 kg। कितना? 135 kg है। ठीक है, और बी वाला जो है, बी वाला और बी का जो वज़न है, वो बी का वज़न है आपका और 72, यानी कि 72 kg है। ठीक है, ठीक। इस धातु जो दो प्रकार के इसमें
धातुएं हैं, ठीक है। ये तो मिश्र धातुएं है, इसमें दो प्रकार की धातुएं हैं, क्या क्या है, जिंक है, जिंक को हम Zn लिख सकते हैं, ठीक, और एक कॉपर है, और दूसरी क्या है, कॉपर, कॉपर को हम Cu लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या है, ए में जिंक और कॉपर का अनुपात दिया है आपको, कितना दिया है देख लीजिए आप लोग, 4:5। तो यहाँ पे 4:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बी में भी इसी प्रकार से जिंक और कॉपर का अनुपात दिया है, जिंक और कॉपर दोनों का अनुपात कितना है, 7:5, 7:5, ठीक। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखिए मालूम क्या है, यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जिंक और कॉपर का अनुपात जो है 4 और 5 है, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 5 4 9 रेशियो हो गया, टोटल कितना हुआ, 9 रेशियो, ठीक है। 4 1 5 9 रेशियो, ये 9 रेशियो बराबर कितने के हैं, 135 कीजिए, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 9 बराबर 135, ठीक। तो 1 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर होगा, थोड़ा सा जगह का अभाव है फिर भी हम लिख दे रहे हैं, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 9 कम 9 और 15, 1 रेशियो बराबर आ गया 15, इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। 1 रेशियो 15 आ गया, तो जिंक कितना हो गया, चलिए देखते हैं अगले पेज पे हम लोग, पेज है, हाँ पेज है, ठीक है। एक मिश्र धातु आपका ये है, ठीक है, ये मिश्र धातु ये है और ये मिश्र धातु बी है, इसमें जिंक का अनुपात 4 और 5 हो गया, कितना, 4:5, ठीक। और इसमें कितना था देख लेते हैं पीछे जाके, इसमें था 7:5, इसमें कितना है 7:5। एक टोटल बी का टोटल भार कितना है, टोटल है 72 kg, ठीक। और ए वाला, ये कितना भार है इसका, 135 kg, ठीक है। तो 5 और 4 9 रेशियो बराबर कितना है, 9 रेशियो बराबर आ गया आपका 135, ठीक है। 9 रेशियो बराबर आ गया 135, 135, तो 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 15, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से इसमें 7 और 5 मिल के कितना हो गया, 12 रेशियो बराबर कितना आ गया, 72, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 6 72, 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 6, ठीक है। तो ए वाले में देखते हैं जिंक कितना है, ए वाले में जिंक कितना है, 1 रेशियो 15 है, ठीक है। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ए में जिंक और कॉपर का अनुपात, ठीक है। अब तो हमें इसका भार मिल जाएगा ना, 15 चौको 60, तो 60 तो आपका आ गया जिंक, ठीक। कॉपर कितना आ गया, 15 पचे 75, 75 कॉपर आ गया, ठीक। इसी प्रकार से बी में देखते हैं, बी में आपका 7 रेशियो कितना हो गया, 1 रेशियो 6 है, तो 7 रेशियो 42, बी में जिंक और कॉपर का रेशियो, ठीक है। तो 7 6 42, 42 आ गया, और कॉपर आपका आ जाएगा 6 5 30, ये वाला, ठीक 30। अब आपसे पूछ रहा है आपसे, तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार क्या है, जिंक का भार आपसे पूछ रहा है। तो जिंक आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जिंक है 60, यहाँ पे जिंक कितना है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 42, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा टोटल जिंक कितना आ जाएगा, 60 और 42, 60 + 42 बराबर 102, 102 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 102 ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर है, जिंक का भार आपको मालूम हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था और ट्रिकी भी था, इसलिए लगाने का ये एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन एग्जाम में हल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, ये रहा, एक कलम का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, दुकानदार ग्राहक को 15% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे देता है, ठीक है, क्रमागत छूट देता है। यदि ग्राहक कलम के लिए 4080 रुपये का भुगतान करता है तो बी का मान क्या है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम आसान तरीके से लगा देंगे, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य 5000, छूट जो कि अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है, ठीक है। तो 15% का छूट देता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 15% का 15/100 आप लोग करिए, ठीक। 5 3 15, 3/20, ठीक, 3/20 हो गया। यानी 20 उसका मूल्य है, अंकित मूल्य है, तो 3 रुपये की छूट यानी 17 में उसको बेचा होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन 20 का लिया और 17 में उसको बेचा, ठीक है। और दूसरा क्या कंडीशन है? 20% की छूट देता है, यानी यक्स उसका मूल्य है, वाई में उसको बेचता है, हम इसको यक्स वाई मान सकते हैं 20% को, ठीक है। यक्स से वाई में बेचता है, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 20x, ये आ गया आपका 17y। अभी कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अब देखिए यदि ग्राहक कलम के लिए 4080 रुपये देता है, तो ये 17y जो है आपका 17y ये जो है 4080 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कटापीटी मचाइए, y बराबर आपका आ जाएगा 17 दूना 34 और 17 चौक 59, 240, ठीक है। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे y बराबर आ गया आपका 240, ठीक है। अब देखिए x, इसी तरह से x 20x बराबर आपका हो जाएगा 5000, ठीक है। कितना? 5000 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आपका 20 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 250 हो जाएगा। तो x और y का मान आपका निकल गया, x का मान आ गया आपका 250, x बराबर कितना आ गया? 250, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अभी छूट परसेंट हमें b निकालना है, तो b कैसे निकालेगा? b पहले ये x की जगह आ गया 250, तो 250 से 240 हो गया, कितने की कमी हुई? 10 की कमी हुई, ठीक है। किस पे? 250 में, 250 नीचे आ जाएगा। और परसेंट के लिए आपको मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। काटापीटी मचाइए, तो 0 से 0, ठीक, 25 चौक को 100, 4 आ गया आपका, 4% आपका राइट आंसर है, 4%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 40% है तो हानि का मान क्या है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क का है आप लोगों का। इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग करिए, ठीक है। आंसर कमेंट में करेंगे आप लोग, ठीक है, ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ये आपका CP है 750, ठीक है। 40% की हानि होती है। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी इसको लगाते हैं तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5, ठीक। 5 अगर CP है, 2 की हानि हो रही है, तो आपका SP कितना हो गया? ये तो आपका CP हो गया, तो SP आपका कितना हो गया? 2 की कमी हो रही है, SP आपका 3 हो गया, ठीक है। अब आप लगा लीजिए। तो हानि का मान आपको ज्ञात करना है, हानि यही है 2, ठीक। तो 40% है, 750 का 40% भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा लगाइएगा, 740 का 40%, 40%, ठीक। 0 से 0, 0 से 0। उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, विदाउट सूत्र कभी हल नहीं होगा, ठीक है। एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है, जिसकी समांतर भुजाएं 7.58 गज और 6.42 गज हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है,
6.5 गज है। भूमि की जुताई की लागत 2000 प्रति वर्ग गज है। पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। राशि के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ही फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल समलंब आकार का उसका ज़मीन है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आपका 1/2 तो रहेगा ही, उनकी समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है। समांतर भुजाओं का चलिए भाई आप समझ जाइएगा, योग के लिए प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। का योग इंटू उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई, उनके बीच की दूरी वही ऊंचाई हो गई, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा 7.58 है, दूसरी भुजा 6.42 है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 10, 8 2 10, 10 आ गया, और 5 4 9 1 10, और 7 6 13 1 14, 14 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच की दूरी 6.5, ठीक है। काटापीटी मचाएंगे, 2 7 14, ठीक। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल, इतना वर्ग गज समझ जाइएगा आप लोग। तो राशि कितनी होगी, राशि कितना खर्च होगा उसकी जुताई में, ये क्षेत्रफल में उसका राशि का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 6.5 × 2000, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1 2 1 0 तो आप हटा दीजिए, ठीक है। 2 0 तो आएगा ही, ठीक है। और 7 2 14 25 70, 3 0 आएगा। 7 2 14 25 70, और 14 6 84, और 7 91 हज़ार आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या है। चलिए आसान क्वेश्चन है। तो धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में लिया गया समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक। दूरी कितना आपको मालूम है, 80 किलोमीटर ही जाना है, ठीक है। और स्थिर जल में 15 किलोमीटर नाव की चाल है, ठीक। और धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर है, ठीक। नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ अगर नाव जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। धारा के साथ चाल जुड़ जाएगी। तो 15 और 5 कितना, 15 तो नाव की चाल है, 5 और धारा भी हो जाएगी और तेज़ी से चलेगी, ठीक है। तो 15 5 20, और 80/20 काटापीटी करेंगे, 4 घंटा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन समाप्त हुए। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।